जाता है और ये सत्य भी है कि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है। लेकिन भारतीय समाज में विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय एक प्लुरलिज़्म देखने को मिलता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी विशेष धर्म के बारे में चर्चा हो रही है तो बात अलग है। भारतीय समाज पूरी तरीके से अलग-अलग तरह के कल्चर का मिक्सचर है। अब हम इसमें देखते हैं, लेकिन सभी कल्चर में हम देखते हैं कि दो लोगों के आपसी संबंधों की वैधता के लिए अ, शादी का होना एक ज़रूरी क्राइटेरिया है। सिवाय आदिवासी और ऐसे समाज जो खुलेपन के पैरोकार हैं, उसमें आदिवासी समाज और लिबरल समाज आता है। आदिवासी समाज इसलिए आ सकता है क्योंकि आदिवासी समाज के पास ऐसी कोई भी संपत्ति या ऐसा कुछ सृजन किया हुआ संपत्ति नहीं होता, अर्जित की हुई संपत्ति नहीं होती, जिसको आगे अपने ही पुत्र में, विशेषकर ये पुत्रों के लिए ही है शादी व्यवस्था, तो पुत्र के को आगे ट्रांसमिट किया जाए। तो इसीलिए इतना खुलापन है और इसीलिए ये आवश्यकता या ऐसा कोई ज़ोर नहीं है कि वो दो लोग आपस में रह सकते हैं बिना शादी के भी। ऐसे भी समाज है हमारे भारतीय समाज में। लेकिन बाकी अधिकतर सभ्य समाज में शादी ही एक वैध तरीका है दो लोगों के रहने के लिए। अब इसमें कई बार अपने समाज के खुलेपन को दिखाने के लिए, हम भारतीय समाज के खुलेपन को दिखाने के लिए शकुंतला का उदाहरण देते हैं और राइट टू चूज़ में हम ये दिखाते हैं कि स्वयंवर की प्रथा रही है वैदिक काल में, पुराने प्राचीन काल में। इसमें महाभारत का भी कई लोग उदाहरण देते हैं, जिसमें कर्ण और कुंती के पुत्र कर्ण का उदाहरण दिया जाता है, जो कि लोक समाज और समाज के भय से अपने पुत्र को नदी में बहा देती है। खैर, उसी महाभारत में सत्यवती का उदाहरण लेना लोग भूल जाते हैं, जिन्होंने मुनि ऋषि पराशर से गंधर्व विवाह किया और उनके संतान को जन्म दिया, वेदव्यास, जो कि पराशर मुनि के ही आश्रम में रहे जीवन पर्यंत। और उन्होंने पराशर मुनि ने सत्यवती को ये अपनी तरह से ऑफर दिया था कि वह उनके साथ रहें, पत्नी बन के रहें, लेकिन सत्यवती अपने निजी स्वार्थ के कारण उनके साथ नहीं रही, क्योंकि वह गरीबी में नहीं रहना चाहती थी। तो ये हम अपने ही प्राचीन काल में, वैदिक काल में भी हम कई तरह के कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं, जिसमें स्त्री बहुत लिबरल भी है, बहुत ओपन माइंडेड भी दिखती है, उसके अधिकार भी हैं, और एक ही दूसरी तरफ पितृसत्ता भी दिखाई देती है। तो दोनों तरह के फ्लेवर्स दिखते हैं। अभी जब हम आगे बढ़ते हैं, आज के युग में पितृसत्ता की बात होती है, तो जिस तरीके से ये कहा गया कि जब हम मुख्यतः शादी का मुख्य कारण एक तो यौन शुचिता है और एथिक्स मोरालिटी की बात है। तो एथिक्स मोरालिटी भी हमेशा समाज के सापेक्ष रहता है, जो समाज को सूट करता है वही एथिकल हो जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है हमारे समाज में जो सही है वो दूसरे के समाज में भी सही हो सकता है, उसके समाज में वो गलत हो। तो अभी हम ये मानते हैं कि हमारे समाज में और कई और समाजों में, भारतीय समाजों में शादी का महत्व है और वो मॉरल, नैतिक और एथिकल ग्राउंड पे सही है, तभी दो लोग आपस में रह सकते हैं। वरना एक एनार्की, ऐसा नहीं हो तो एक एडल्टरस माहौल हमेशा रहेगा, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि लड़का एक ही घर में रहे, कई और संबंध एक साथ साथ बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए कानून भी सख्त है इन मामलों में। और हमने देखा है कि पहली पत्नी को कई अधिकार हैं। अगर दूसरे के साथ लड़का लीगल रिलेशनशिप में रहता है तो पहली पत्नी को अगर डिवोर्स नहीं दिया है तो लिव इन रिलेशनशिप मान्य नहीं होगा, जब तक कि बच्चा नहीं होता। अगर बच्चा हो जाता है तो बच्चे को पूरे अधिकार दिए जाएंगे, जैसे कि पहली पत्नी से जो बच्चे हुए हैं उनको दिए।